हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। ये लेक्चर फर्स्ट है, जियोग्राफी का होगा। ये रेस एसएससी और रेलवे के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें करने वाला क्या हूँ तो वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो कंप्लीट करेंगे वो है जियोग्राफी सब्जेक्ट, कंप्लीट जियोग्राफी रहेगा। और ये जो रहेगा हम इसको रेफरेंस के तौर पे एज आ रेफरेंस जो है वो लिटिल बॉय को हम मानेंगे। लिटिल बॉय को क्यों मानेंगे मैं आपको पूरा बताता हूँ। और ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर होगा सोलर सिस्टम, पहला चैप्टर होगा। अब आपको हम बताते हैं इस सीरीज में बेसिकली हम करने वाले क्या हैं। तो बेसिकली देखो, लिटिल बॉय जो है ये परमार एसएससी सर की बुक है। और इस बुक में जो है वो पीवाईक्यू है। अभी इसका जो फर्स्ट एडिशन आया हुआ था, तो इस फर्स्ट एडिशन में जो है 2024 के तक के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं। और हम इन्हीं का एक प्रकार से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है 20 चैप्टर हैं, जियोग्राफी के 20 चैप्टर होंगे। तो हम 20 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी चैप्टर में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चंस में ये करेंगे कि या उस क्लासेस में हम ये करेंगे कि हम उसको 2 सेशन 2 पार्ट में बाँट लेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा बोरियत ना हो। तो ट्राई मैं करूँगा कि एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करूँ। जैसे कि इस लेक्चर में जो है 55 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 55 क्वेश्चन हैं, हम इसमें जो है एक प्रकार से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। समझ रहे हो आप लोग? डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, अल्टरनेट डे पर मिलेंगे। थोड़ी-सा ये हो सकता है कि मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और अगर आप चाहें कि इसको लाइव क्लासेस में हम लोग करें, तो लाइव में भी कर सकता हूँ। लेकिन आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है इन वीडियोज़ को। अब ध्यान रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ रेफ़रेंस है वो है लिटिल बॉय बुक है। इसके बाद अन्य बुक को भी मैं रेफ़रेंस बनाऊँगा आने वाले और लेक्चर्स में। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रहे, मैं 2025 में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करवाऊँगा। उन वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो पीवाईक्यू आपको मिल जाएँगे हमारे इस ऐप पर, प्राइम अकेडमी ऐप पर मिलेंगे। देखो, एक जो मैंने बनाया हुआ है प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया के नाम से। अब प्राइम जीएस जीएस प्रैक्टिसपीडिया में जो है, हम डिटेल में घटना चक्र जो बुक है, उसके हम यहाँ पर पीवाईक्यू शामिल करते हैं। और आपको यहाँ पर सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइम अकेडमी ऐप को। ये यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट सेक्शन मिलेंगे। और जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा। तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर अभी तक आपने प्राइम एसएससी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में आपको जीके कंप्लीटली मिलती रहेगी। और सारा का सारा जो है हिंदी मीडियम में ही मिलेगा। इंग्लिश रहेगा रेफरेंस के तौर पे, बट उसको मैं यूटिलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आपको प्राइम एसएससी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो वीडियो है या जो कहें जो पीडीएफ है, इसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो आप टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको भी प्राइम अकेडमी ऐप पर मिल जाएँगी, तो प्राइम अकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है और दोस्तों के साथ करना है। चलो, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति जो है सूर्य और दूसरे तारे के बीच मुठभेड़ से हुई थी। मतलब इसका अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो सूर्य और एक दूसरा तारा था, इन दोनों के बीच में एक प्रकार की टक्कर हुई थी। तब जाकर जो है वो सौरमंडल के जो ग्रह थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था या निष्कर्ष निकाला था? तो इसमें जो है फॉरेस्ट मोल्टन, इंगे लेहमैन, चार्ल्स लेवेल और जेम्स हट्टन। तो जो है इंग्लिश वाले वो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आप कि जो किस पीवाईक्यू में पूछा गया था, मतलब किस प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था। अब देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉरेस्ट मोल्टन। फॉरेस्ट मोल्टन इसका सही आंसर है। अब फॉरेस्ट मोल्टन जो है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था कि 1905 में ही इन्होंने थॉमस चैम्बरलेन के साथ मिलकर इस निष्कर्ष निकाला हुआ था कि जो सौरमंडल के जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो सूर्य और किसी अन्य तारे के बीच टकराव या मुठभेड़ से हुई थी। ठीक है। और इस सिद्धांत को जो कहते हैं वो कहते हैं बेसिकली चैम्बरलेन चैम्बरलेन मोल्टन शिशुग्रह, मोल्टन शिशुग्रह का सिद्धांत कहते हैं। शिशुग्रह परिकल्पना कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है इसके अनुसार जो था कि गुजरते हुए तारे के जो है गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह से जो है पदार्थ को खींचा और बाद में जो है एकत्रित होकर जो है ग्रहों के रूप में ये निर्मित हो गए थे। ठीक है। और जो इस परिकल्पना का उद्देश्य था बेसिकली, जो लाप्लास की जो है नेपुलर परिकल्पना थी उसको प्रतिस्थापित करना था। इस परिकल्पना का उद्देश्य ये था। ठीक है। और एक और चीज है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1755 में नेबुलर परिकल्पना आई थी, जो कि इमैनुअल कांट ने दी थी। किसने?
इमैनुअल कांट ने दी थी। कितनी? 1755 में। 1755 में नेबुलर परिकल्पना आई थी। नेबुलर परिकल्पना आई थी। परिकल्पना, ठीक है। तो ये 1755 में आई थी और सौरमंडल के निर्माण से संबंधित थी। अब यहाँ पर एक और चीज है, इसको संशोधित जो है 1755 में आई थी और 1796 में इसको संशोधित किया गया था। किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा। लाप्लास के द्वारा इसको संशोधित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया था। तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो कब आया था? बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो आया था बेसिकली जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा और एडविन हबल के द्वारा 1931 में आया था। 1931 में जॉर्ज लेमेत्रे और एडविन हबल के द्वारा। तो इसका यहाँ पर लिख लीजिए आप, जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे और एडविन हबल, एडविन हबल। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं बेहतर तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा बौना ग्रह 310 वर्षों में, कौन सा बौना ग्रह 310 वर्षों में 38.5 से 53 यू के बीच की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है? सेरेस, इरिस, माके माके और प्लूटो। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? सो बेसिकली कौन सा बौना ग्रह जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस बौने ग्रह का नाम है माके माके। क्या है? माके माके इस बौने ग्रह का नाम है। अब माके माके ग्रह जो है वो कितने में? 310 वर्षों में और 38.5 से 53 यू की जो है बीच के बीच दूरी पर जो है सूर्य की परिक्रमा करता है बेसिकली। और यह जो है जो माके माके है ये जो है सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला वो ग्रह है। दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। दूसरा सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है, ठीक है। और इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। 2005 में खोज हुई थी। अब बौने ग्रह की बेसिकली 3 विशेषताएं होती हैं। तो आपको 3 विशेषताएं नोट कर लेनी है। कौन कौन सी 3 विशेषताएं होती हैं? तो अगर पहली विशेषता की बात करें हम, तो पहली कौन सी विशेषता है? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं। कौन से? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और लगभग गोलाकार होते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं। और तीसरा अगर देखा जाए तो अपनी कक्षा के जो मलबे को साफ करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब अपनी कक्षा के मलबे को साफ करने में सक्षम नहीं होते हैं, साफ करने में सक्षम नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो आप ये इस प्रकार के नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो कुछ जो है हम उन ग्रहों के नाम आपको बता देते हैं, कौन कौन से आपको ग्रह याद कर लेने हैं, बौने ग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है सिरेस। सिरेस एक बौना ग्रह है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो है एरिस। तीसरा जो है, तीसरा है माके माके। और चौथा है जो वो है प्लूटो। पांचवें नंबर पे कहा जाए तो होमियो। तो ये 5 जो हैं वो एक प्रकार से बौने उपग्रह हैं जिनको आपको नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। और प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शनि का घनत्व जो है
वो पृथ्वी के घनत्व के समान है। शनि का घनत्व जो है वो पृथ्वी के घनत्व के समान है। पृथ्वी और सूर्य का आकार जो है वो लगभग समान है। बृहस्पति और मंगल का आकार समान है। मंगल सबसे गर्म ग्रह है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है और ये जो है CHSL में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। अब इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सिंपल सा है, अगर आपने थोड़ी बहुत सोचा होगा तो पृथ्वी और शुक्र का आकार जो है वो लगभग समान है। अब ग्रहों के आकार की अगर हम बात करें तो घटते क्रम में हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आता है सबसे पहले नाम देखते चलिए आप। पहले आता है बृहस्पति। बृहस्पति, उसके बाद जो है वो शनि। शनि के बाद अरुण, उसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, तो ये सब है और बुध जो है इसमें ऐसे देखा जाए तो जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह में से एक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल में जो है CO2 और H2SO4 पाया जाता है, जिसके बादल जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शनि का घनत्व जो है वो सौरमंडल में सभी ग्रहों से सबसे कम होता है, लगभग 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो पानी के घनत्व से भी कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से किस में वलय यानी कि छल्ले नहीं हैं? शुक्र, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वलय या छल्ले नहीं है, तो किसमें नहीं है आपको बताना है। तो वलय या छल्ले किसमें नहीं है? तो वो है बेसिकली शुक्र में नहीं है। मैं अगर थोड़ी सा पॉज ले रहा हूँ तो पॉज ले लेता हूँ कि आप उसका आंसर सोच पाएं। बेसिकली आपका तरीका यही होना चाहिए कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सामने लाया आपके, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया आपके सामने और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना है तुरंत का तुरंत, कि मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तुरंत का तुरंत उसका आंसर बताऊं। सबसे पहले आपको अपने खैर जो आपके पास कॉपी है या रफ है उसमें उसका आंसर आपको लिख लेना है कि इसका आंसर सही है। अगर उससे कोई मैं डिटेल में उसमें चीज़ों में जा रहा हूँ तो वो बताना है, क्योंकि अब तो बेसिकली क्वेश्चन इस पैटर्न में आ भी नहीं रहे हैं। जो नया पैटर्न है बेसिकली वो नया पैटर्न क्या कर रहा है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है, फिर उसमें एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कौन सा सही है, उसके बाद केवल एक, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और केवल चार, तो इस तरीके से पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रहे कि किसी भी चीज़ में जब भी पढ़ना है तो डिटेल में जाना है, थोड़ी सा उसको विस्तार से पढ़ना है। अगर आप किसी एक टीचर पे डिपेंड हैं तब तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा मैं अभी आपको एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि अभी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि NCERT मेन सोर्स है वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की पहले बेसिकली कि निम्नलिखित में से किसमें बलय छल्ले नहीं हैं? तो शुक्र, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो बेसिकली शुक्र जो है एक स्थलीय ग्रह है। ठीक है, और इसमें चारों ओर जो है कोई बलय या छल्ले नहीं है, जबकि अरुण और शनि और बृहस्पति में जो है छल्ले मिलते हैं। और छल्ले जो हैं वो बेसिकली जोवियन ग्रह हैं जो उनमें मिलते हैं। बेसिकली दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक होते हैं स्थलीय ग्रह और दूसरे होते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, स्थलीय ग्रह में जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल हो गया। तो देखो ग्रह जो है टू टाइप्स के हो गए ग्रह, और इसके कितने दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, वन पार्ट और टू पार्ट। तो एक है स्थलीय ग्रह, स्थलीय ग्रह। ठीक है, और दूसरा है जो स्थलीय ग्रह, इसके अलावा जोवियन ग्रह, स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह। अब स्थलीय ग्रह में जो है बेसिकली कौन आ जाते हैं, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, और इसके बाद जो है पृथ्वी है और मंगल। ठीक है, और इसके बाद जोवियन ग्रह में जो है, तो बेसिकली जोवियन ग्रह में बृहस्पति, बृहस्पति, और इसके बाद है जो वो है शनि और अरुण यानी कि यूरेनस, और वरुण यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून। ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हैं, स्थलीय ग्रह में कौन आते हैं और जोवियन ग्रह में कौन आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो है वो छल्ले वो हैं सिर्फ और सिर्फ जोवियन ग्रह में पाए जाते हैं।
तो स्थलीय और जोविन ग्रहों को जो है क्षुद्र पट्टी अलग करती है। बेसिकली एक क्षुद्र पट्टी है वो उन दोनों को अलग करती है। अगर मेरे पास अब यहाँ पर इमेज नहीं है, लेकिन एक इमेज ऐसे बना लेते हैं हम। जैसे ये वाली पृथ्वी हो गई, ये सूर्य है, यहाँ पर बुध हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका शुक्र हो गया, फिर यहाँ पर पृथ्वी है, और फिर इसके बाद जो मंगल है, और यहाँ पर है एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रह आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर आपको बताना है। तो जो है इसका क्वेश्चन है, प्लूटो की आयताकार कक्षा में जो है कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। शुक्र, मंगल, प्लूटो, बृहस्पति। अब प्लूटो की जो है आयताकार कक्षा है वो नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है, शुक्र, मंगल, प्लूटो, बृहस्पति। अब इसका जो सही आंसर है तो कौन सा है, वो है प्लूटो। प्लूटो की जो है वो प्लूटो सही आंसर है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जो एसएससी है, एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, उस पर बहुत फिर वो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि प्लूटो की जो है कक्षा अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है। अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये है कि इस तरीके की है, ठीक है। तो अत्यधिक जो नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। अब प्लूटो को जो है 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, IAU द्वारा, पेरिस और फ्रांस ने जो है ग्रहों की सूची से हटाकर बोना ग्रह इसको घोषित किया हुआ था। जो प्लूटो की जो परिक्रमा अवधि है वो लगभग 248 पृथ्वी वर्ष है। कितनी? 248 पृथ्वी वर्ष है, ठीक है। अब कितनी? और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, उपग्रह का नाम क्या है? चारोन। प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है चारोन। और कुइपर बेल्ट जो है वरुण या नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर स्थित बर्फीले चट्टानों और धूल का एक प्रकार का छल्ला है, जो इसको कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कहाँ पर? वरुण वरुण जो है यानी कि नेपच्यून की जो कक्षा के ठीक बाहर बाहर स्थित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वरुण ग्रह है, और इसकी कक्षा के जो एक कक्षा है यहाँ पर उसकी, और इस कक्षा के ठीक बाहर कह सकते हैं एक प्रकार से कुइपर बेल्ट है स्थित है यहाँ पर, जो कि बर्फीले चट्टानों और धूल का एक प्रकार का छल्ला मिलता है आपको। कहाँ पर? वरुण या नेपच्यून ग्रह पर मिलता है। तो आपको इसको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टानी ग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टानी ग्रह हमारे यानी कि सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो कि अंतरिक्ष में 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए और उसका आंसर बताइए आप, ठीक है। तो कौन सा ग्रह है जो चट्टानी ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है? सबसे तेज ग्रह मतलब उसके फास्ट, मतलब सौरमंडल में सबसे तेज ग्रह में से है। जैसे इसकी अगर रफ्तार कहा जाए तो सूर्य की परिक्रमा जो है प्रति सेकंड गति से करता है। कितनी किलोमीटर? 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है, ठीक है। 29 मील यानी कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह यात्रा करता है। तो ये है बेसिकली बुध है। क्या है? बुध है। बुध ग्रह जो है वो सबसे तेज ग्रह है, और जो 47 किलोमीटर जो है 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, और जो अपनी परिक्रमा है वो केवल और केवल 88 दिनों में पूरी करता है, ठीक है। और यह जो सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है एक प्रकार से। बुध के पास इसके कोई उपग्रह तो है नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो इसका कोई उल्लेखनीय वायुमंडल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी इसका वायुमंडल नहीं है बुध का। और बुध के पास जो है अत्यंत कम मात्रा में O2, नाइट्रोजन, H2, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। इसकी वजह से वहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार की स्थिति भी नहीं है, और सूर्य के निकट होने के कारण यह तेज गति से परिक्रमा करता है। केपलर के ग्रह गतीय नियम के अनुसार यह परिक्रमा करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पर एक दिन की लंबाई लगभग 16 घंटे होती है। मतलब किस ग्रह पर एक दिन की लंबाई है वो जो लगभग 16 घंटे होती है? तो आपको बताना है कौन से ग्रह पर होती है वो पर लगभग 16 घंटे होती है। मंगल, बुध, शुक्र या नेपच्यून। तो आपको बताना है। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी सा डिस्कशन किया हुआ था इस ग्रह के बारे में, जिसके बाद कुइपर बेल्ट पाई जाती है, तो उसको याद कर लीजिए आप। तो बेसिकली इस ग्रह का नाम है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून आंसर है इसका। अब जो है अपनी धुरी पर जो है वो 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, और जो नेपच्यून की परिक्रमा अवधि है वो लगभग जो है 165 वर्ष है। यह सबसे धीमा परिक्रमा करने वाला ग्रह है, और इसके लगभग जो है 14 उपग्रह हैं। इसमें से जो है एक उपग्रह का नाम है, इसके उपग्रह का नाम है ट्राइटन। ट्राइटन इसके उपग्रह का नाम है, और यह सौरमंडल का जो है सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। बेसिकली सबसे तेज हवाएं यहाँ पर चलती हैं, और यहाँ पर जो है एक प्रकार से कहा जा सकता है गणितीय भविष्यवाणी के आधार पर यहाँ पर
जोहन गेले और ओरवेन लेवेरियर ने इसकी की थी, और इसका जो रंग है वो नीला रंग पाया जाता है। किस गैस के कारण? तो नेपच्यून का जो है नीला रंग मिलता है। अब नीला रंग यहाँ पानी की वजह से नहीं मिल रहा है, नीला रंग यहाँ पर जो मिल रहा है वो बेसिकली मेथेन गैस की वजह से मिल रहा है। इसकी वजह से, मेथेन गैस की वजह से नीला रंग मिल रहा है नेपच्यून का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे और सफेद और पीले बादलों से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि मोटे, सफेद और पीले बादलों से बना है। बृहस्पति, वरुण, शुक्र और मंगल। ठीक है, अब यहाँ पर उसने पूछा है कि किस ग्रह का वायुमंडल है। बेसिकली वायुमंडल, अभी मैंने इसके बारे में बोला हुआ था, H2SO4 नाम भी लिया हुआ था, और यह जो है सबसे गर्म ग्रह है, तो ये भी आपको बताया हुआ था। तो बेसिकली इसका नाम है शुक्र ग्रह। क्या नाम है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है यहाँ पर, घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। यही कारण है कि जो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है वो बेसिकली सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि ये बादल जो है वो CO2 से मिलकर बने हुए हैं, और यहाँ पर जो है CO2 से मिलकर अधिक होने की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका प्रभाव अधिक रहता है यहाँ पर। और शुक्र का जो है सर्वाधिक परावर्तन यानी कि एल्बिडो यहाँ पर होता है, इसकी वजह से ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे अलग अलग नाम भी जाने जाते हैं, जैसे कि संध्या तारा हो गया, भोर तारा हो गया, प्रभात तारा हो गया, लूसीफर हो गया, और इसके अलावा एक और नाम दिया जाता है, वो है पृथ्वी का जुड़वा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करते हैं। तो वो हैं शुक्र और वरुण, शुक्र और अरुण। कौन से? शुक्र है और दूसरा है वो बेसिकली अरुण है। शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो बेसिकली क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब शनि ग्रह के बारे में क्या क्या पूछा गया है। शनि जो है वो सूर्य से चौथा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों का घर हैं और संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, और शनि एक विशाल गेंद है जो ज़्यादातर नाइट्रोजन से बनी है। शनि का वातावरण जो है वो जीवन के अनुकूल बना है, जीवन के लिए अनुकूल है। तो बेसिकली इसने पूछा, सत्य कथन पूछा है। यहाँ पर अगर असत्य कथन लिखा होता तो हो सकता था इस बात की संभावना कि वहां पर पूछ लिया था निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं। तो जब असत्य पूछता तो इसमें से असत्य कौन कौन से हो जाते हैं? ए हो जाता असत्य, सी हो जाता और डी हो जाता। तो सत्य कौन सा है? कि शनि के जो है एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह जो है आंतरिक महासागरों का घर है और संभवतः जो है यहाँ पर जीवन का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो है बी नंबर सही आंसर हो जाता है। कौन सा? बी नंबर सही आंसर है। शनि के एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह जो है आंतरिक महासागरों का घर है और संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखा जाए तो शनि जो है वो सूर्य से छठा ग्रह है, चौथा नहीं है। तो यहाँ पर जो चौथा ग्रह वर्ड यूज किया है तो चौथा ग्रह नहीं है, बल्कि कौन सा ग्रह है? छठा ग्रह है, छठा ग्रह है, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा जो है वो नहीं है। बृहस्पति के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अभी मैंने बताया हुआ था, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति के बाद कौन सा आता है? वो आता है शनि। ठीक है, तो ये 2 ग्रह हैं जो सबसे मतलब बड़े हैं, उसके बाद दूसरा शनि है। शनि जो है वो किससे बना हुआ है? मुख्यतः बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन से नहीं बना हुआ है। किससे? अब यहाँ पर एक विशाल गैंग के समान है, लेकिन कौन से? हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना है। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अब हाइड्रोजन और हीलियम से क्या बना है वो भी आपको बताना है, जो सबसे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब शनि के जो हैं वो 146 उपग्रह हैं, सर्वाधिक हैं, जिसमें कि जो टाइटन है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि के जो छल्लों की खोज है वो ह्यूजेंस यानी कि 1655 में की थी, और छल्लों के बीच जो अंतराल की खोज है वो कैसनी ने की थी। कब की थी? 1675 में इसकी खोज की हुई थी, कैसनी ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा ग्रह हमारे कौन सा ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं। पृथ्वी,
बृहस्पति, अरुण और शनि। अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है शनि। कौन सा? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके चारों ओर जो है वो सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले मिलते हैं, सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले मिलते हैं। अब सूरज से जो है दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम देखा जाए तो सूर्य से दूरी के क्रम में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर आप पहले बता दें तो बुध है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद जो है वो पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आते हैं आपके जोवियन ग्रह। बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के कौन सा? शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद नेपच्यून, अरुण के बाद नेपच्यून, नेपच्यून आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ग्रह हैं। और यदि देखा जाए तो शनि जो है वो सौरमंडल का सबसे घनत्व सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है। और यदि जो है वो पर्याप्त बड़ा महासागर हो तो उसमें तैर सकता है, ये भी एक प्रकार से कहा जाता है। और शनि का एक दिन जो है लगभग 10 घंटे 14 मिनट का होता है, 10 घंटे 14 मिनट का होता है। और इसके 146 उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा उपग्रह अभी मैंने बताया था आपको, तो टू टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 55 क्वेश्चन है, थोड़ी सा लंबी वीडियो रहेगी आपके लिए। और अगर आप वीडियो छोटी करना चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सा छोटा कर दूंगा इसमें, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वीडियो का थोड़ी सा लेंथ छोटा कीजिए, हमारा समय बचेगा और हमारे क्वेश्चंस भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ छोटी होगी, कि एक्सप्लेनेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब सौरमंडल के गठन और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सबसे व्यापक और स्वीकृत मॉडल कौन सा है, वो है नेबुलर परिकल्पना। अब नेबुलर परिकल्पना जो है वो किसने की हुई थी? तो 1755 में की हुई थी। नेबुलर परिकल्पना किसने? 1755 में इमैनुअल कांट के द्वारा। बाद में 1796 में इसका संशोधन किया गया था, ठीक है। संशोधन जो है लाप्लास के द्वारा किया गया था। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का बिग बैंग का सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेत्रे और एडविन हबल के द्वारा किया गया था 1931 में, जो लगभग 13.8 वर्ष अरब वर्ष पहले की घटना को बताता है, ठीक है। तो हम इनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 कहता है स्थलीय ग्रह बने होते हैं, किससे बने होते हैं? धातु और वायु से। चट्टानें और धातुओं से बने होते हैं, और धातुएं और गैस से बने होते हैं, चट्टानें और गैस से बने होते हैं। तो बेसिकली स्थलीय ग्रह हैं, जो अभी हम स्थलीय ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो स्थलीय ग्रह चट्टानें और धातुओं से बने होते हैं। किससे? चट्टानें और धातुओं से बने होते हैं। अब स्थलीय ग्रहों के नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इसकी जो विशेषताएं अगर देखी जाए तो यहाँ पर ठोस चट्टानी सतह मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कोई छल्ले नहीं मिलते हैं, और कह सकते हैं इसके अलावा बहुत कम या कोई उपग्रह नहीं होते हैं इनके, ठीक है। या तो बहुत कम होंगे या तो मतलब इनके होगा भी नहीं कोई उपग्रह, ठीक है। और अपेक्षाकृत ये छोटे आकार के होते हैं, किसके अपेक्षाकृत? जोवियन ग्रह के अपेक्षाकृत। अब जोवियन ग्रह में जैसे हैं तो जोवियन ग्रह किससे? गैस और बर्फ से बने होते हैं। तो गैस और बर्फ से, अब वो कौन से जोवियन ग्रह हैं? तो जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, नेपच्यून हो गया। तो ये बेसिकली गैस और बर्फ से बने हुए ग्रह होता है। अब यहाँ तक कि जो जैसे बृहस्पति और शनि हैं, तो इन दो जो गैस के बने हुए हैं, गैस दैत्य भी कहा जाता है इनको। अरुण और नेपच्यून जो है वो बर्फीले विशाल ग्रह होते हैं, विशालकाय ग्रह हैं, जो कि बर्फ के बने होते हैं। इसकी वजह से स्थलीय और जो जोवियन ग्रह हैं वो उनको बेसिकली एक प्रकार से जो है वो पट्टी अलग करती है, उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, बेसिकली एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, जो कि स्थलीय और जोवियन ग्रह को अलग करती है और बताती है कि हम स्थलीय ग्रह हो गए और ये जोवियन ग्रह हैं, ठीक है। तो उनको अलग करने वाली ग्रह कौन सी? क्षुद्र ग्रह पट्टी हो चुकी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? अप्रत्याशित, घटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसके अलावा घटती हुई, स्थिर या बढ़ती हुई। तो बेसिकली यहाँ पर है आकाश गंगाओं के जो बीच की दूरी है वो कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है बेसिकली इसमें? तो इसमें पाई जाती है बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। आकाश गंगाएं जो हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे लगातार दूर जा रही हैं और उनके बीच जो है वो दूरी बढ़ती जा रही है। ये कौन कहता है? हबल का जो नियम है वो कहता है। हम जल्द ही जो क्लासेस हैं वो थ्योरीज के रूप में भी लेना स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी से या पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मेन सेशन है मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम के पहले तक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम के साथ साथ पढ़ते चलेंगे हम।
तो जियोग्राफी की क्लासेस भी हम जल्दी थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि जून में स्टार्ट करें, 1 जून से या 5-6 जून के आसपास से हम स्टार्ट करेंगे। इस बात की कई गुना संभावना है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप ये क्लासेस चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करते चलें। इसकी वजह से हमारा जो है एक प्रकार से मनोबल भी बढ़ता रहे और एक प्रकार से मुझे रिटर्न में मिले, पता तो चले कि यार लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं या तो ये करूँगा कि अगर आपको वीडियो बहुत लंबी लग रही हैं, तो मैं ट्राई करूँगा इसमें 30 क्वेश्चन्स करवाता चलूँ। आप सजेशन दीजिए, सजेशन देने के बाद मैं उस हिसाब से काम करूँगा, आगे बढ़ता चलूँगा। ठीक है? अभी ये है कि आकाशगंगा एक-दूसरे से लगातार बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है? और उसको क्या कहा जाता है? हबल का नियम कहा जाता है और ये प्रस्तुत किसने किया हुआ था? हबल का नियम। तो इसको तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं हबल का नियम। बस आपको ये याद रखना है कि हबल का नियम है क्या? तो हबल का नियम जो है वो एडविन हबल ने प्रस्तुत किया हुआ था। किसने? एडविन हबल ने प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है? और यह जो है प्रेक्षण एक प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत का जो है एक प्रकार से प्रमुख प्रमाण के रूप में है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा था? स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा हुआ था। हेरोल्ड जेफरीज, एडविन हबल, फ्रेड हॉयल और पेरी लपलास के द्वारा। तो स्थिर अवस्था की अवधारणा के सिद्धांत के बारे में बताना है। ब्रह्मांड की जो है स्थिर अवस्था के बारे में। तो बेसिकली इन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था फ्रेड हॉयल के द्वारा दिया हुआ था। फ्रेड हॉयल ने जो है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत के अनुसार बेसिकली ये है कि ब्रह्मांड अनंत है और इसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है तथा नया पदार्थ है वो लगातार धीरे-धीरे बनता रहता है ताकि जो ब्रह्मांड का घनत्व है वो स्थिर बना रहे। और एडविन हबल ने जो है आकाशगंगाओं के जो है विस्तार का नियम भी दिया हुआ था, जिसको हबल का नियम कहा गया है। ठीक है? हबल का नाम नियम कहा गया था कि आकाशगंगाओं का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? ब्रह्मांड के लिए कौन-सा है दूसरा शब्द है? दूसरा शब्द कौन-सा है? जैसे बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस और सुपरनोवा। तो ब्रह्मांड के लिए एक प्रकार से दूसरे शब्द भी प्रयोग किया जाता है, वो है कॉस्मोस। क्या किया जाता है? कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ब्रह्मांड जो है इस और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी यानी कि मेरी लॉजी हो जाए कॉस। ठीक है? और एक प्रकार से ये है बिग क्रंच जो है बिग बैंग का सिद्धांत का जो है उसके विपरीत संकल्पना है, जिसमें कहा गया है कि जो है ब्रह्मांड जो है अनंत घनत्व और तापमान की स्थिति में संकुचन होता है। ठीक है? इस तरीके से एक प्रकार से आपको पढ़ते चलना है चीज़ों को, जिसके वजह से आपकी रुकावट ना आए, तो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चंस को अगर सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बेसिकली कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह से उनके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? 1 तारे, दूसरा ग्रह और तीसरा चंद्रमा। केवल 1 और 2 अब इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्यूशन करने की आदत डालनी है। और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के क्वेश्चन जो हैं वो अपडेटेड में रहेंगे और जो कि यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे वहाँ पर शामिल किए गए हैं, जिसकी आपकी तैयारी मजबूत हो सके। उनका विस्तार से मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अभी स्टैटिक जीके का शामिल हो गया। अगर आपने डाउनलोड करना स्टार्ट किया तो मैं जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपने अब डाउनलोड कर लिया है। तो उसके बाद मैं आपको वहाँ पर जो है वीडियोज़ मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन्स हैं और शामिल करूँगा। चैप्टर वाइज़ शामिल करने से क्या है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा खगोलीय पिंडों का हिस्सा है बेसिकली? तो यहाँ पर 1, 2 और 3 है इसका। तीनों सही है, खगोलीय पिंडों का तीनों हिस्सा है, 1 और 2 तीनों हैं। तारे, ग्रह और चंद्रमा जो हैं, तीनों ही खगोलीय पिंड के हिस्से के रूप में हैं। खगोलीय पिंड जो है ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। चमकीले यानी कि तारे और गैर चमकीले जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्काएँ, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ये सब होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं वो बेसिकली छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, जो सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। उल्का बेसिकली क्या होते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके मध्यमंडल में जल जाते हैं। और धूमकेतु जो है बर्फ से बना पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आकाशीय पिंड के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंड जैसे तारामंडल जो है एक शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया एक प्रकार का भवन है, जिसमें बेसिकली घुमावदार छत होती है। उल्का पिंड बेसिकली क्या होते हैं? उल्का पिंड है वह है उल्का जो पृथ्वी की सतह से टकराती हैं। ठीक है, इसको उल्का पिंड भी कहा जाता है। उल्काव, उल्काव जैसे है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या अन्य खगोलीय पिंडों का ठोस मलबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चंस को मैं थोड़ी सा जल्दी जल्दी भी करता चलूंगा, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आप रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की, जिसकी वजह से आपको आसानी से पढ़ सको आप। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय बर्फ का गोला जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उल्का, तारा, उल्कापिंड या धूमकेतु? तो इसमें देखो, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय बर्फ का गोला जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बेसिकली? तो इनको जो है वो जाना जाता है धूमकेतु के नाम से। किससे जाना जाता है? धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो है धूम को केतु जो है वो सूर्य के निकट आता है, तो इसकी जो बर्फ है वो पिघलकर एक प्रकार की चमकदार पूंछ बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक चमकता हुआ पूंछ टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, उल्काव जो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या अन्य पिंडों का जो है ठोस मलबा होता है बेसिकली। ठीक है, उल्का जो है वो बेसिकली जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो एक प्रकार से दिखने वाला उसकी वो जलने लगता है, तो वहां पर एक प्रकार की प्रकाश की रेखा होती है बेसिकली। उल्कापिंड जो है पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का गुरा जो है गिरा हुआ उल्काव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी कहा जाता है? शिकारी भी कहा जाता है। किस नक्षत्र को कहा जाता है शिकारी? तो कैसी, ओपियो, लियो मेजर, उर्सा मेजर और ओरियन। तो ओरियन जो है बेसिकली ओरियन को शिकारी नक्षत्र भी कहा जाता है, शिकारी नक्षत्र भी कहा जाता है। अब यह जो है घंटा घर के आकार का एक प्रकार का नक्षत्र है और कैसिपियो जो है वो डब्लू आकार का नक्षत्र है। कौन से? डब्लू आकार का नक्षत्र है। और सिग्नस जो है वो क्रॉस आकार का नक्षत्र है। सिग्नस जो है वो क्रॉस आकार का है। उर्सा मेजर जो है वो सप्तऋषि का एक प्रसिद्ध नक्षत्र है। उर्सा मेजर जो है वो सप्तऋषि का, और सबसे बड़ा नक्षत्र है जो वो हाइड्रा है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कोई एग्जाम में कि सबसे बड़ा नक्षत्र सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है? तो वो है हाइड्रा। सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है? हाइड्रा है। और एस्ट्रियम नक्षत्र में जो है वो छोटे तारों का एक प्रकार से प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा भी कहा जाता है? और भोर के तारा के नाम से जाना जाता है बृहस्पति, वरुण, शुक्र और पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है बेसिकली, इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र को जो है वो सुबह का तारा, भोर का तारा या प्रभात का तारा के साथ साथ इसको संध्या तारा भी कहा जाता है, लूसीफर भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह में से एक है, क्योंकि इसमें ऑल्बिडो जो परावर्तन की दर है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर मतलब आप ध्यान से समझेंगे तो शुक्र का जो वायुमंडल है वो H2SO4 के बादलों और CO2 से बना होता है, तो इसकी वजह से जो है सबसे गर्म ग्रह भी होता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, जब सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र है तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होना चाहिए? तो सबसे ठंडा ग्रह है वो है बृहस्पति। ये बृहस्पति जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि चंद्रमा तथा शुक्र के बाद जो है तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। ठीक है, मतलब जो शुक्र है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? अब यहाँ पर एक और चीज है, मैं ये जो चीज आपको बता रहा था थोड़ी सा यहाँ पे शायद तक मैंने गलत बताया कि सबसे ठंडा ग्रह जो है, तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो अरुण है बेसिकली। यहाँ पर जो है शीतकालीन ग्रह है जो, ठीक है, वो शीतकालीन ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? बृहस्पति हो जाएगा। चंद्रमा और शुक्र के बाद जो है वो तीसरा सबसे चमकीला ग्रह में से एक है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 को करेक्ट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 21 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो सबसे दूर वाला ग्रह होगा। ठीक है, तो सबसे दूर वाला भी हो सकता है और उसमें कुछ और विशेषताएं भी होनी चाहिए जिसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे ठंडा ग्रह है जो वो है अरुण। कौन सा? अरुण। अरुण जो है यूरेनस कहलाता है और यूरेनस को जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है।
तो बेसिकली ये हरे रंग का ग्रह दिखाई देता है। मेथेन गैस के कारण ये हरा दिखता है और लुढ़कता या तिरछा ग्रह भी कहते हैं इसे। अरुण को क्या कहते हैं? लुढ़कता या तिरछा ग्रह कहते हैं। तिरछा ग्रह कहते हैं, लुढ़कता या तिरछा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह जो है 98 डिग्री पर झुका हुआ है और इसकी खोज जो है वो बेसिकली विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। ठीक है। और मंगल जो है वो लाल ग्रह है। लाल ग्रह क्यों है? लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। और मंगल ग्रह के जो है दो ग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है। और इस पर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और ऊंचा पर्वत है ओलंपस मॉन्स। ठीक है, ओलंपस मॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट जो है बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है जो कि कक्षा के ठीक बाहर है। शनि, शुक्र, बृहस्पति और वरुण। तो इसका जो सही आंसर है, कुइपर बेल्ट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो बेसिकली वरुण इसका सही आंसर है। वरुण यानी कि नेपच्यून। और बेसिकली ये जो कुइपर बेल्ट है जो बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है। ठीक है। और यह जो सौर के बाहरी क्षेत्र में 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर फैला हुआ है। और जो प्लूटो है, होमियो है, मौके मौके हैं, तो ये जो है एक प्रकार के बौने ग्रह इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। प्लूटो को जो है 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा क्या है, ग्रहों की सूची से इसको हटाकर जो है बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और जो प्लूटो है वो कुइपर बेल्ट का एक प्रकार के सदस्य है। ठीक है। और प्लूटो के बारे में एक और सबसे बड़ी बात विशेषता है कि प्लूटो की जो परिक्रमा अवधि है वो 248 पृथ्वी वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है बेसिकली किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसको एस्ट्रोनॉइड बेल्ट भी कहा जाता है, यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। स्थलीय ग्रह और जो जोवियन ग्रह है उनको अलग करती है। स्थलीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवियन ग्रह में कौन आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। तो इन दोनों को ये अलग करती हैं और इसमें जो है लाखों छोटे छोटे चट्टानी पिंड क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सेरेस जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है और इसे बुना ग्रह भी माना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाता है? मंगल जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 16 घंटे, 8 घंटे, एक दिन और या 18 घंटे? कितने दिन लगाता है? तो बेसिकली जो है मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 24.6 घंटे में लगाता है। कितने में? 24.6 घंटे में लगाता है। कितने में? 24.6 घंटे। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग एक दिन में लगाता है। कितने में? लगभग एक दिन में कह सकते हैं। अब कैसे लगभग एक दिन में? तो 24.6 घंटे लगभग एक दिन। लगभग अगर वर्ड लग गया तो लगभग एक दिन, यहाँ पर लगभग लगा लेना। ठीक है। जो पृथ्वी के जो है एक दिन के बहुत करीब है और मंगल जो है वो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों? लोहे ऑक्साइड यानी कि जंग के कारण इसको कहा जाता है। और इसके दो ग्रह हैं मंगल के, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। अन्य ग्रहों का जो घूर्णन समय है वो शुक्र का लगभग 243 दिन है जो कि सबसे धीमा है। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे है। बृहस्पति जो है वो 10 घंटे है, सबसे तेज है। नेपच्यून जो है वो 16 घंटे में करता है। मंगल का जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मॉन्स स्थित है यहाँ पर मंगल ग्रह पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ, किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार जो पृथ्वी का दोगुना चौड़ा है, जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है? 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है। वरुण, बुध, बृहस्पति या शुक्र? इसका जो सही आंसर है, अगर सही आंसर आप देखेंगे तो बेसिकली सही आंसर है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति सही आंसर है। अब यहाँ पर है, अगर थोड़ी सा जाओगे आप डीप में जाने की कोशिश करोगे तो बृहस्पति पर जो महान लाल धब्बा है वो एक बेसिकली विशाल तूफान प्रणाली जो पृथ्वी से दुगनी चौड़ी है, 300 से अधिक वर्षों में देखी जा रही है। 300 से अधिक वर्षों से देखी जा रही है। और बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक है और इसमें लगभग कितने 95 उपग्रह हैं। कितने? 95 उपग्रह हैं। ठीक है। जिनमें से गैलीलियन चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और कैलिस्टो शामिल है।
पृथ्वी का जो बृहस्पति का जो घूर्णन है वो सबसे तेज यानी कि लगभग 10 घंटे है, ठीक है। और सौर कलंक जो है सूर्य के प्रकाश मंडल पर जो है अस्थायी गहरे धब्बे होते हैं। अब यहाँ पर कई बार आप थोड़ी से बोरिंग भी हो रहे होंगे। बोरिंग क्यों हो रहे होंगे कि क्योंकि मैं लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मजाक इसलिए नहीं कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर कोई कमेंट वमेंट तो है नहीं मेरे सामने, तो क्या ही बताऊँ। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करिए, फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। और लाइव क्लासेस के लिए थोड़ी सा अगर आप बोलेंगे 10 15 20 लोग हो जाएंगे तब मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत संभावना कम है, बट जब तक आप बोलेंगे नहीं, कम से कम 20 से 50 लोग नहीं होंगे तब तक मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग जो है वो कितनी है, 8 प्रकाश मिनट है। कितनी, 8 प्रकाश मिनट में लगती है। अब जो है सूर्य से प्रकाश तक पृथ्वी पहुंचने मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर है। लगभग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जा सकता है। और सूर्य जो है सौरमंडल का 99% द्रव्यमान रखता है और पृथ्वी से लगभग जो है 109 गुणा गुना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 27वां कहता है 1655 में सबसे पहले 1655 में सबसे पहले किसने शनि के छल्लों के ग्रहों के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था। हिदेकी युकावा, गैलीलियो गैलीली, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, जियोवन्नी कैसिनी। तो 1655 में जो है सबसे पहले किसने शनि के छल्लों को ग्रहों के चारों एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने कहा हुआ था, ठीक है। बाद में जो है जियोवन्नी कैसनी द्वारा इसको जो है 1675 में शनि के छल्लों के बीच के जो है अंतराल की खोज की हुई थी, जिसको कैसनी डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। और गैलीलियो गैलीली ने क्या किया हुआ था कि 1610 में बृहस्पति के 4 गैलीलियन चंद्रमाओं की खोज की हुई थी, ठीक है। और हिदेकी युकावा कहाँ के, जापान के एक भौतिक विज्ञान थे। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया हुआ था, मेसान का सिद्धांत दिया हुआ था, मेसान का सिद्धांत दिया हुआ था, सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में बौने ग्रह की पहचान करें। बौने ग्रह की आपको पहचान करनी है। तो बेसिकली है प्लूटो, बुध, वरुण और मंगल। अब देखो बुध जो है और मंगल है ये स्थलीय ग्रह हो जाता है, वरुण है वो जोविन ग्रह हो जाता है। तो बौना ग्रह कौन बचता है, प्लूटो बौनो ग्रह बचता है। प्लूटो के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा जान चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हाँ बौने ग्रहों के उदाहरण में से बताना तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि सबसे सबके नाम आपको याद कर लेना है। सिरेस, ठीक है। दूसरा एरिस, एरिस। तीसरा पे है माके। इस यह क्वेश्चन हमारा पहला ही था, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। चौथे नंबर पे है प्लूटो और 5वें नंबर पे है होमियो। कौन सा, होमियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां, क्वेश्चन नंबर 28वां, क्वेश्चन नंबर 28वां कंप्लीट हो गया हमारा। 29वां है विकर्ण बेल्ट। विकर्ण बेल्ट जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। बेन एलन, अरोरा, कुइपर और चुनूक। सो विकर्ण बेल्ट जो है पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। बेन एलन जो है बेसिकली, बेन एलन बेल्ट जो है पृथ्वी के वो जो है चुंबकीय क्षेत्र में 2 विकर्ण बेल्ट हैं जिनमें से ऊर्जा और वाले जो है आवेशित कण होते हैं। तो बेन एलन जो है इसका सही आंसर हो जाता है। बेन एलन बेल्ट जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो है 2 विकर्ण बेल्ट हैं, जिसमें कि जैसे उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं। और आंतरिक बेल्ट जो पृथ्वी से लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर है और बाहरी बेल्ट जो है 15,000 से 20,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है, ठीक है। और इसमें जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कलर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो वैन एलन बेल्ट में जो है यहाँ पर क्या होता है कि ऊर्जावान जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बहुत ऊर्जा जिनमें अधिक होती है, तो ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको क्या कहा जाता है, किलर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किलर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कलर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चिनूक जो है, अब यहाँ पर चिनूक नाम दिया हुआ है, तो एक प्रकार की स्थानीय गर्म हवा है, ठीक है।
ये इसका कोई संबंध नहीं है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं खगोलीय विज्ञान से, ठीक है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है? सबसे हवादार ग्रह है वरुण, अरुण, शनि या मंगल। तो सबसे हवादार ग्रह में से कौन सा है? तो इसमें से सबसे हवादार ग्रह जिसमें मैंने बताया हुआ था कि हवाओं की गति है जो बहुत तेज होती है, तो इसका सही आंसर है वो नेपच्यून यानी कि वरुण। सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह में से एक है। और यहाँ पर जो है हवाओं की गति है, हवाओं की गति कितनी होती है अगर देखा जाए तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, सुन के ही हिल गए होंगे आप लोग। जब 120 से लेकर 240 किलोमीटर प्रति घंटा के तूफान आते हैं तब क्या स्थिति होती है, तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या ही होगा स्थिति, ठीक है। और वरुण जो है एक प्रकार का बर्फीला विशाल ग्रह है और इसका रंग जो है वो नीला है। किसके कारण? मेथेन के कारण होता है। और इसके 14 उपग्रह हैं, यानी कि वरुण के कितने उपग्रह हैं? तो 14 उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं, ठीक है। और इस सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है जिसकी परिक्रमा जो है अवधि लगभग 165 पृथ्वी वर्ष होती है। और इसकी खोज जो है गणित भविष्यवाणियों के आधार पर जोहन गेले ने 1846 में की हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि लूसीफर, लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? अब लूसीफर के बारे में हम इतनी चर्चाएं कर चुके हैं, अगर आप भी ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं सोच पा रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र। शुक्र को मैं पहले ही बता चुका हूँ पृथ्वी का जोड़वा कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है या संध्या तारा भी कहा जाता है। और सौरमंडल का यह जो है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है और इसका घूर्णन जो है सबसे धीमा यानी कि 243 दिन होता है। और यह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र और अरुण ये दो ही ग्रह जो हैं दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इंग्लिश का नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इतना दोनों को पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को पढ़ लें और ध्यान से इसको सुन बस लें हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ। देखो मेरा काम बाइलिंगुअल में पढ़ाना नहीं है, ना बाइलिंगुअल में ना इंग्लिश में, तो मैं दोनों में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हाँ बीच बीच में अगर आप लोग कोई डाउट हो कि इंग्लिश में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ, देखो मेरा काम है भाई सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ाना। अब हिंदी माध्यम के बच्चों का थोड़ी सा भला कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का तो कई लोग भला कर रहे हैं। अब मेरा काम है कि भाई हिंदी माध्यम के बच्चों का कुछ थोड़ी बहुत तो भला हो जाना चाहिए। अब थोड़ी बहुत भला कैसे होगा? तो जो टीचर आपको अभी तक हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा काम है मैं वही चीज़ आपको हिंदी में प्रोवाइड करूँ। सब कुछ हिंदी में मिलेगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ। लेकिन वो सब कुछ क्या है बाइलिंगुअल में भी रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है कहीं पे भी, अब जैसे किसी भी शब्द को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही तो आप इंग्लिश में भी देख पाएँ, तो ये भी आपको सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा है। निम्नलिखित में से यह कौन सा चंद्रमा है? अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन पर जो है घने नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। और शनि के कितने उपग्रह हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 146 उपग्रह हैं टोटल, ठीक है। और जो सभी ग्रहों में सर्वाधिक में से एक हैं। एटलस जो है वो भी शनि का एक उपग्रह है, लेकिन इसमें पूछा हुआ था कि सबसे बड़े चंद्रमा के बारे में लिख रहा है उसने निबंध, तो टाइटन के बारे सबसे बड़ा चंद्रमा हो गया। अब जो कार्मे है वो बेसिकली किसका है? तो वो बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। और यूरोपा जो है वो भी बृहस्पति का ही उपग्रह है, ठीक है, गैलीलियन चंद्रमा का, ठीक है। और शनि के जो है एनसेलेड्स टाइटन जो है उपग्रह जिस पर जीवन की संभावना के लिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन का केंद्र है एक प्रकार से, कि टाइटन में और एनसेलेड्स हैं जो दो उपग्रह हैं, यहाँ पर संभावना इस बात की है कि आने वाले समय में जीवन की संभावना हो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मतलब कई बार खुश होने की वाली बात भी है कि इन लोगों को क्या लगता है कि जैसे दुनियादारी में क्या करते हैं, अलग अलग मंगल पे ग्रह जीवन छोड़ खोज रहे हैं, टाइटन पे खोज रहे हैं, एनसेलेड्स पर खोज रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पे जो जीवन है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। यही मानव की सबसे बड़ी दुविधा है और यही मानव सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की क्या कहता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर लगभग दिनों में घूमता है, 21 दिनों में, 23 दिनों में, 27 दिनों में या 25 दिनों में। तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 दिनों में घूमता है, ठीक है।
यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने 27 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो हमको यहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। अब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है, और इसकी त्रिज्या है जो वो 1.74 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी से दूरी लगभग देखा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर है, 84,000 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से दूरी भी है। अब चंद्रमा से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 1.26 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। कितना समय ही लगता है। और भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जो है चंद्रमा पर उतारा था, और जिस स्थान पर उतारा हुआ था उसको शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया गया था। किसका? शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है? अब 34 को देखते हैं हम। तो 34 कहता है कि 1610 की ईस्वी की शुरुआत में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि पृथ्वी के बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं। अभी इसके बारे में इतनी चर्चा कर चुका हूँ। तो ये जो है वो गैलीलियो गैलीली हैं। कौन है? गैलीलियो गैलीली हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ था 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में अपनी दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं, अब इन 4 चंद्रमाओं के नाम कौन कौन से हैं एक एक करके हम नाम जान लेते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। तो एक तो है आयो, आयो की स्पेलिंग क्या है? IO, आयो। दूसरा जो है वो है यूरोपा, यूरोपा। और तीसरा जो है, तो तीसरा कौन सा है? गैनीमेड, गैनीमेड। और चौथा क्या है? तो चौथा है कैलिस्टो, कैलिस्टो। तो ये 4 हैं जिनको गैलीलियो गैलीली द्वारा अपने जो दूरबीन से इनकी खोज की हुई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। अब गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। और साइमन जो मारियस हैं ने भी चंद्रमा का लगभग उसी समय देखा था, किंतु गैलीलियो को ही मुख्य खोजकर्ता माना जाता है। टाइको ब्राहे जो है एक डेनिश खगोल शास्त्री थे। कौन से? टाइको बेनिस, ठीक है, ब्राहे, टाइको ब्राहे, जो कि बी नंबर में लिखा हुआ है, इनका नाम बोल रहा हूं मैं, टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे जो है एक डेनिश खगोल शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है? खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जो है एक बोना ग्रह है, ठीक है, और जो कुइपर बेल्ट में स्थित है, ठीक है। प्लूटो को जो है 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा बोना ग्रह घोषित किया गया था। प्लूटो की जो परिक्रमा अवधि है लगभग 248 पृथ्वी वर्ष है। उसकी कक्षा जो है नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। और मंगल के उपग्रह जो हैं, मंगल के उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डोमोस है, डीमोस है। और शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, मतलब रट्टा मार लेना है, कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? इसके बारे में अभी अभी जस्ट बताया, चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? अब भी जस्ट बताया होगा, आपको याद होगा कि 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी नंबर, सही आंसर होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और पृथ्वी पर इसकी दूरी जो है, पृथ्वी से इसकी दूरी जो है चंद्रमा की 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 गुना है, ठीक है। चंद्रमा का कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए मतलब कह सकते हैं वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि कहीं पे जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर वायुमंडल होता है तो यहाँ पे टकराएगी तो आवाज़, तो जब कहीं आवाज़ टकरा ही नहीं सकती है, ठीक है, तो आवाज़ नहीं टकराएगी तो क्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ग्रह जो है, ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को कहते हैं। चंद्र बहिर्मंडल, चंद्र समताप मंडल, चंद्र ताप मंडल, चंद्र अंतः मंडल। तो बेसिकली इसका सही आंसर है कौन सा? चंद्र बहिर्मंडल, चंद्र बहिर्मंडल सही आंसर है। चंद्रमा के चारों ओर जो है गैसीय आवरण को चंद्र बहिर्मंडल कहा जाता है। इसमें आर्गन 40 जो है, आर्गन 40 एक महत्वपूर्ण घटक है। आर्गन 40 जो एक महत्वपूर्ण घटक है, और यह अत्यंत विरल है, और पृथ्वी का वायुमंडल जैसा घना नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक प्रकार से चंद्र का बहिर्मंडल जो है, जो चारों ओर जो है गैसीय आवरण कहा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अवधि में, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेट्स, क्या लिखा है, क्वाड्रेट्स नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देते हैं? अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, मई जून और दिसंबर जनवरी में। तो क्वाड्रेंट्स जो हैं उल्का बौछार जो है सामान्यतः दिसंबर और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सक्रिय रहते हैं, ठीक है। और जो ये हैं वो 3 से 4 जनवरी के पर चरम पर होते हैं। अब यहाँ पर जो है एक प्रकार से यह वर्ष है जो प्रमुख उल्का बौछारों में से एक है। उल्का बौछार जो है तब होती है जब जैसे पृथ्वी है वो किसी धूमकेतु द्वारा जो है छोड़े गए मलबे के मार्ग से गुजरती है, ठीक है। और परसेइड्स जो है उल्का बौछार अगस्त में और लियोनिड्स नवंबर में दिखाई देती है। तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, थोड़ी सा टफ क्वेश्चन में से एक भी था। उस टाइम कई कई बच्चों पे बना भी नहीं था इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में, निम्नलिखित में से किस महीने में लिट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो लिट्स नामक उल्का बौछार जो है पृथ्वी पर अप्रैल महीने से देखी जा सकती है। अप्रैल महीने में, कौन से, अप्रैल महीने में। ऐसे क्वेश्चन ही इसमें पूछे जा रहे हैं एमटीएस में, अगर आप देखोगे तो एमटीएस में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विशेषता जो है वो 16 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में और 22 अप्रैल में इसका चरम होता है। तो 22 अप्रैल में इसका चरम होता है। ये कोमेट जेटचर से संबंधित हैं। प्रमुख उल्का बौछार उनके अवधि देखा जाए तो क्वाड्रेट्स जनवरी, लिरिट्स लिरिट्स जो है वो जनवरी अप्रैल में, और एटा एक्वारिट्स मई में, परसीड्स जो है अगस्त में, ओरियोनिट्स अक्टूबर में, लियोनिट्स नवंबर में, जेमिनिट्स दिसंबर में। तो ये बहुत सारे हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। पूछा गया तो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई इशू नहीं, छोड़ देना, ठीक है। बेहतर आइडिया है मेरा वो तो है छोड़ना ही बेटर होगा। कई जगह पे कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देना चाहिए, जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की प्रत्येक परिक्रमा में मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो, वो इसमें अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान द्वारा इसमें इसको शामिल किया गया था। और यह मानव द्वारा जो है एक प्रकार से अंतरिक्ष में बनाया गया और सबसे बड़ा संरचनात्मक ढांचा है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से सतह से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 400 किलोमीटर के आसपास है। तो कितना समय लगता है इसको? लगभग 90 से 93 मिनट लगता है, ठीक है, 90 से 93 मिनट लगता है। और यह 24 घंटे में लगभग 16 परिक्रमाएं करता है, ठीक है। कितनी? 24 घंटे में पृथ्वी की लगभग 16 परिक्रमा कर लेता है। और इसकी गति है जो वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है, चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। ए 3, बी 2, सी 1 और डी 4। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है जब वह पृथ्वी के एक पूरा चक्कर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर सही आंसर है। सी नंबर सही आंसर है। सी क्या कहता है कि एक है। अब एक क्या है, जैसे जितने समय में पृथ्वी वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन करता है? लगभग 27 दिन में पूरी करता है। इसी कारण जो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है। इस घटना को बेसिकली क्या कहते हैं? सिंक्रोनस रोटेशन भी कहा जाता है, एक प्रकार से तुल्यकालिक घूर्णन कहा जाता है। और चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो मैं अभी आपको बताया हुआ था, तो 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। पृथ्वी से दूरी है जो वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का लगभग 1/6 है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, एक विशिष्ट क्रॉस, एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का तारामंडल जो पृथ्वी जो कि तारामंडल जो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है। सिग्नस, पेगासस, उर्सा मेजर, कैसियोपिया। तो इसमें देखो क्रॉस क्रॉस आकार का मैं पहले ही बता चुका था, आपको कुछ आकार बताया था। तो तारामंडल जो उत्तरी गोलार्ध के सितंबर में आसपास गर्मियों के पतझड़ और महीनों के दौरान सबसे अच्छा दिखाई देता है वो है सिग्नस। सिग्नस एक क्रॉस आकार का मतलब इस टाइप का एक आकार का तारामंडल है जो उत्तरी गोलार्ध में बेसिकली गर्मियों और पतझड़ के महीनों में, विशेषकर अगर देखा जाए तो लगभग सितंबर के आसपास जो है वो सबसे अच्छा दिखाई दे जाता है। इसीलिए इसे को जो है सिग्नस को बेसिकली क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न क्रॉस भी कहा जाता है। कैसियोपिया जो है, कैसियोपिया है वो डब्लू आकार का होता है, डब्लू आकार का हो जाता है। पेगासस जो है वो चतुर्भुज आकार का है, चतुर्भुज आकार का है, ठीक है। ओरियन जो है वो घंटा घर के आकार का होता है।
ठीक है, और शिकारी नाम के नाम से जाना जाता है ओरियन को, ठीक है, बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिग्नस, ठीक है। 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्ञात उपग्रह है? इसने उपग्रह पूछा है, ये सबसे ज्ञात उपग्रह कौन से हैं? ये सीडीएस का क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जिसमें आपको लगता है थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो एक प्रकार से जो सन ने शामिल किया हुआ था उन्होंने बोला था कि स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 1 और स्टेज 2 में शामिल किए गए थे। तो स्टेज 2 वाले थोड़े से टफ क्वेश्चन या कहें जो अपर लेवल के एग्जाम है लाइक यूपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं या डिफेंस में, तो वो क्वेश्चन शामिल किए गए थे। तो मैंने इसमें कोई भी अपर 1 2 नहीं बांटा हुआ था, सारे क्वेश्चन को एक साथ में शामिल किया हुआ था, जो भी है पार्ट 1 पार्ट 2 को एक साथ में शामिल किया हुआ था। पीवाईक्यू है, अगले नेक्स्ट ईयर से हम क्या करेंगे, 2026 में जो पीवाईक्यू पूछे जाएंगे मैं वो सारे आपको पहले ही तैयार करवा दूंगा, ठीक है। अभी इस बार ये रख लीजिए 2025 के अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको सारे के सारे पीवाईक्यू शामिल कर दूंगा, ऐप में डाल दूंगा, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा टॉपिक वाइज तरीके से, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो निम्न में से सबसे ज्ञात उपग्रह कौन से हैं? तो वो ज्ञात उपग्रह वो है शनि। शनि के बाद जो है सौरमंडल से सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह हैं, और ज्ञात उपग्रह कितने हैं? 146 हैं, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, जिनमें से गैलीलियन चंद्रमा में आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं, ठीक है। और गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आप देखा जाए यहाँ पर एक सबसे बड़ा कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के 0 हैं। शुक्र के कितने हैं? शुक्र के भी 0 हैं। पृथ्वी के कितने हैं? तो पृथ्वी के जो हैं वो 1। मंगल के कितने हैं? इसको लिखते सकते हो आप लोग, फोबोस और डीमोस मंगल के। बृहस्पति के 95, बृहस्पति के 95। शनि के कितने हैं? 146, शनि के 146, 146। और अरुण के कितने हैं? अरुण के 27। और वरुण के कितने हैं? वरुण के 14। तो इस तरीके से ग्रहों के नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रह के नाम, उपग्रह के नाम लिख सकते हैं, नॉट ग्रह के। कई बार मैं जल्दीबाजी में बोल देता हूँ, इस वजह से आप लोग थोड़ी सा ध्यान से सुना करिए मुझे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत बोल देता हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हुआ था। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से ग्रहों के किस समूह को जोविन ग्रह कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्य रूप से हल्की बर्फ, तरल और पदार्थ गैसों से बने होते हैं। तो जोवियन ग्रह कहा जाता है, किस समूह को कहा जाता है? अभी मैंने ये बताया हुआ था। यहाँ पर देखो स्थलीय ग्रह में से मंगल आ गया तो ये गलत हो गया। बृहस्पति, अरुण, नेपच्यून, शनि, तो ये है, ठीक है। यहाँ पर भी मंगल आ गया और यहाँ पर भी मंगल आ गया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर सही आंसर हो गया। जहाँ पर भी स्थलीय ग्रह है वो दिख जाए तो उसको हटा दो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी या कहें एलिमिनेशन टेक बोलते हैं। एलिमिनेशन तरीका किस तरीके से अपनाना है तो वो मैं जब अभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको उस दौरान बताऊंगा। जैसे मैं अभी जब वन शॉट लेक्चर लूंगा उस दौरान आपको एलिमिनेशन टेक बता दूंगा साथ के साथ, किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो जोवियन ग्रह में जो है वो बृहस्पति, अरुण, नेपच्यून और शनि आते हैं। और यहाँ पर बेसिकली हल्की बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने होते हैं। इन्हें गैसीय दैत्य भी कहा जाता है, गैस जांट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और बृहस्पति और शनि जो है मुख्यतः बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अरुण और नेपच्यून जो है वो बर्फीले विशालकाय होते हैं, मतलब बर्फ से बने हुए होते हैं। और इसके विपरीत जो है स्थलीय ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। अतः जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मंगल जो है वो एक स्थलीय ग्रह हो गया, मंगल जो है उसमें ग्रह समूह में नहीं आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, शुक्र के 2 चंद्रमा हैं और बृहस्पति पर कोई भूमि नहीं है, ठीक है। और शनि के छल्ले जो है बर्फ के ढेरों से और धूल से बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके से जब भी अगर आप पढ़ो तो दोनों को पढ़ें। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना इसने पूछा यहाँ पर, और फिर उसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, दोनों पूछे उसने, ठीक है। अब इसने सही कथन पूछा हुआ था, शुक्र के 2 चंद्रमा हैं। शुक्र के तो कोई चंद्रमा नहीं है, अभी जस्ट मैंने बताया कि चंद्रमा का मतलब उसने उपग्रह पूछा तो इसके तो 0 थे, तो ये गलत हो गया। अब जैसे 2 नंबर आपको पता चल गया कि 2 नंबर गलत है, तो ये देखो यहाँ पर भी 2 नंबर है यानी कि ये भी गलत है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर
अब देखो बचे 3 और 4, अब आपको इनमें से कोई भी पता होना चाहिए। अब यहाँ 1 नंबर देख लो, 1 नंबर का क्या है, बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, तो बिल्कुल वायुमंडल नहीं है। अब बुध का कोई वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक तो आकार छोटा है, दूसरा इसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर भी हो, तीसरा जो पॉइंट है वो है सूर्य के बहुत निकट है। इन तीनों की वजह से जो है यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी अगर देखा जाए तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। अब जब ये भी सही है तो अब ऐसा कौन सा है जहां पर आपको 1 मिल रहा है, तो ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया था, और यहाँ पर भी 1 नहीं है तो ये भी गलत हो गया, तो इसका सही जो आंसर हो गया वो डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। जो नई तरकीब आई है, नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सूर्य और पृथ्वी प्रणाली में सूर्य और पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक सीधी रेखा, एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब जो है एक प्रकार से समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एफ कुल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी हाल फिलहाल आदित्य L1 मिशन भेजा गया था, तो आदित्य L1 मिशन जो है आदित्य L1, उसका नाम ही है आदित्य L1, तो L1 जो है वो L1 बिंदु पर स्थित है। कौन सी, L1 बिंदु पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु L2 और L3 के बीच दूरी स्थित है। कितनी दूरी स्थित है L2 और L3 के बीच। अब ये आदित्य L1 मिशन की वजह से क्वेश्चन आप लगातार पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 32 करोड़ किलोमीटर दूरी की। कितनी की, 32 करोड़ किलोमीटर दूरी की। ठीक है, L2 जो है पृथ्वी से सूर्य की विपरीत दिशा में है, लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी है, और जबकि L3 जो है सूर्य से पृथ्वी की विपरीत दिशा में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की स्थिति है। तो इस वजह से दे सकते हैं कि जो L2 और L3 के बीच की दूरी है जो वो लगभग कितनी, 32 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संक्रांति के बारे में। अब संक्रांति के बारे में पूछा गया है इसने। संक्रांति के बारे में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक घटना तो तब होती है जब सूर्य सबसे उत्तर या दक्षिण की ओर पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। शीतकालीन संक्रांति 21 जून को उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में होती है, और शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में होती है, और ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसने पूछा क्या हुआ है, तो थोड़ी सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली इसने देखो, जैसे ये है यहाँ पर आपका मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी, और यहाँ पर ये है आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कर्क रेखा, और यहाँ पर जो है आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि कर्क रेखा पर जो कि 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, 23 1/2 पर इस तरह कर्क रेखा। अब जब सूर्य की लंबवत किरणें हैं जो वो कर्क रेखा पर हो, यानी कि सूर्य यहाँ पर ही होता है। ठीक है, जब सूर्य यहाँ पर है तब यहाँ पर कब होता है, जो 21 जून के आसपास होता है, जब अपने यहाँ पर अटूट गर्मी पड़ती है 21 जून को। ठीक है, और जो दक्षिण में है मकर रेखा पर जब होता है, तो ये मकर रेखा पर कब होता है सूर्य, वो 22 दिसंबर को होता है, तो यहाँ पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और विषुव का समय जो है, विषुव का समय दोनों साइड में, जब देखो सूर्य आएगा इधर जाएगा, इधर जब जाएगा तब पड़ेगा कौन सा, 21 मार्च के आसपास। ठीक है, 21 मार्च के आसपास, और जब यहाँ जाएगा तब कब पड़ेगा, वो है 23 सितंबर के आसपास। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पड़ेगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और दिन रात यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 कहता है सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए नेबुलर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेबुलर परिकल्पना की शुरुआत जो है वो एक विस्तृत मोटे तौर पर गोलाकार धीरे धीरे घूमने वाले विस्तारित नेबुला के रूप में माना जा सकता है। घूर्णन और विस्तार के परिणाम स्वरूप एक डिस्क बनती है जिसके केंद्र में पदार्थ केंद्रित होता है। ठीक है, और प्रोटो सूर्य के निर्माण के साथ विस्तारित जारी रहता है और पदार्थ के छल्ले पीछे रह जाते हैं। छल्लों में पदार्थ संघनित हो जाता है और ग्रहों का निर्माण करता है, सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर बेसिकली सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए नेबुलर परिकल्पना जो मैंने अभी आपको बताई थी
बेसिकली नेबुलर परिकल्पना किसने दी हुई थी, इसको बताना है आपको, इमैनुअल कांट ने दी हुई थी, ठीक है। तो नेबुलर परिकल्पना की जो है, इसका जो सही आंसर है, छल्लों में पदार्थ संघनित हो जाता है और ग्रहों का निर्माण करता है और सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। यह इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, पहले एक विशाल नेबुला यानी कि धूल और गैसों का बादल जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, यानी कि विस्तारित नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, विस्तारित नहीं होता बल्कि धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। और फिर जो घूर्णन के कारण जो है चपटी डिस्क बनती है और जो केंद्र में जो प्रोटोसूर है वो धीरे धीरे बनता है और इसके बाद संकुचन के साथ साथ पदार्थ के जो छल्ले हैं वो पीछे रह जाते हैं और तथा उन पदार्थ के जो संघनित होकर जो है वो ग्रहों का निर्माण कर देता है, ठीक है, जो कि सूर्य के चारों कक्षाओं में घूमते हैं। तो विकल्प ए में देखो यहाँ पर प्रयोग किया गया है विस्तृत विस्तारित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यह गलत है। बी में भी विस्तार शब्द है तो विस्तार नहीं होता है, तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है। वास्तव में बेसिकली इनका संकुचन होता है और विकल्प सी में जो है विस्तार जारी रहता है, ये भी कह रहा है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। तो विकल्प जो डी है वो पूर्णतः रूप से एक प्रकार से सही हो जाता है, ठीक है। अगर समझ में आया हुआ तो आपको बताना कि समझ में आया हुआ है, ठीक है। कई बार मैं उसके वो नहीं बनाता है एक प्रकार से, मैं चाहता हूँ कि इसके डायग्राम बना के समझाऊं, लेकिन डायग्राम बनाने का यहाँ पर फिर टाइम नहीं होता है, डायग्राम बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा चीज़ों को समझाने में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग अनुमानित है। इसके बारे में पहले ही बताया हुआ था कि कितनी अनुमानित है, 13 से 18 बिलियन वर्ष के बीच में, 13 से 18 बिलियन वर्ष के बीच में आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष, यानी कि 13 से 18 बिलियन वर्ष के अनुमानित दायरे में है। और जो यह सिद्धांत दिया हुआ था, बेसिकली सिद्धांत किसने दिया हुआ था, जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया हुआ था और एडविन हब्बल, एडविन हब्बल, हब्बल नहीं, हबल। और कब दिया हुआ था, 1931 में, 1931 में किया हुआ था। बिग बैंग के अनुसार जो है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन और गर्म अवस्था में हुई थी, तब तब जो है से यह जो है लगातार फैल रहा है। हबल के नियम के अनुसार जो बेसिकली है आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे धीरे धीरे दूर जा रही हैं, जो कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत का एक प्रकार से प्रमाण जो था वो क्या था, हबल का नियम ही है, क्योंकि आकाश गंगाएं धीरे धीरे दूर जा रही हैं। और जो है इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये था कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन और गर्म अवस्था से हुई थी और तब ये लगातार यह धीरे धीरे फैल रहा है। फिर इस हबल का नियम आया जिसकी वजह से ये हो रहा है। और सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो लगभग 4.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, 4.8 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूछा हुआ है, ठीक है। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और पृथ्वी। तो जो सबसे अधिक घनत्व है वो है बेसिकली पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लगभग के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर अगर घनत्व के आधार पर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं ग्रहों के नाम, जैसे पृथ्वी जो सबसे अधिक घनत्व आता है, फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति और अरुण और उसका शनि। तो कुल मिला के इस तरीके से आप ग्रह के घनत्व के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है, इसके बारे में भी अभी चर्चा हो चुकी है। आकार में सबसे बड़ा है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब यहाँ पर देखा जाए, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर ए विकल्प में से, अपने विकल्प नहीं जोड़ने हैं। अपने विकल्प क्यों नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि वैसे तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो आप सोचोगे यहाँ तो विकल्प नहीं है, क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं है, उसने पूछा है निम्नलिखित में से, इनमें से पूछा है, ठीक है। जो यहाँ पर विकल्प दिया है उसका आंसर बताना है, आपको अपने मन से ही जोड़ना है। अरे नहीं नहीं, बगल में तो मैं एक काम करता हूँ, OMR शीट में बृहस्पति भर देता हूँ, या कंप्यूटर पे एक काम करता हूँ, उसकी स्क्रीन पे बृहस्पति लिख देता हूँ, आंसर सही हो जाएगा। नहीं, कैसे सही हो जाएगा आंसर, आंसर इस तरीके से सही नहीं होगा। इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है पृथ्वी। कौन सी, पृथ्वी। अब यहाँ पर इसको आप एक प्रकार से डायग्राम मैंने पहले ही बताया हुआ था, दोबारा से बता देता हूँ, डायग्राम बना लो। बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण, नेपच्यून,
नेपच्यून, इसके बाद पृथ्वी और शुक्र, और फिर इसके बाद आता है मंगल और बुध। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, लिख सकते हैं उनके नाम। ठीक है, राइटिंग से नहीं आ रही है कोई बात नहीं, राइटिंग की थोड़ी लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। लॉजिकली है ना कि नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, आपको वो चीज़ पढ़नी है, वो चीज़ लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो लिखने पे कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। कई बार आपकी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि राइटिंग ठीक नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आएगी ना, धीरे-धीरे सारी चीज़ें होंगी। आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए पढ़ने पर। पढ़ना क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बेहतर ध्यान से सुनो, तो आपको दोबारा से उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको 10 प्रकार के टीचर चाहिए हैं। 10 प्रकार के टीचर क्यों चाहिए? मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर पढ़ा रहा है, कोई और टीचर पढ़ा रहा है। वो पढ़ो जो आपको फ्री में उपलब्ध हो। आप कई बार कहते हैं कोचिंग माफिया, कोचिंग तो माफिया हैं ही, हम भी हैं। हम भी आएँगे आने वाले समय में, क्यों नहीं आएँगे? ज़रूरत है भाई, लॉजिकली है, काम है। कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी-सा पैसा सस्ता रखेंगे, 499 का रख सकते हैं, 99 का रख सकते हैं, रखेंगे। आपकी जो डिमांड होगी हम उसके अनुसार काम करेंगे। कोई कोचिंग माफिया नहीं है हम, ठीक है? सब के सब अपना काम कर रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए इसलिए हम बेच रहे हैं, क्योंकि आपको फ्री में जो मिल रहा है वहाँ तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको तो भाई पैसे में खरीदना है, आपको ये टीचर के पास जाना है, टीचर के पास जाना है तो जाओ, आ जाओ, ठीक है? यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री ने साबित किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो वो है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बोला था कि जो सूर्य केंद्रित मॉडल है, उन्होंने एक प्रकार से एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया हुआ था। किसने? निकोलस कोपरनिकस ने। उन्होंने सिद्ध किया था कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं जो, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और कोपरनिकस से पहले जो है टालमी ने बोला हुआ था, टॉलमी ने क्या बोला था कि जियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया हुआ था, जो पृथ्वी को जो है एक ब्रह्मांड का केंद्र माना। और उसने बोला कि केपलर ने जो ग्रहों के गति के नियम दिए थे। अब केपलर ने बोला जो ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। ग्रह जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में चलते हैं, समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करते हैं, और परिक्रमा अवधि जो है अर्ध प्रमुख कक्ष अक्ष के अनुपातिक होती है। ये चीज़ किसने बोली हुई थी? केपलर ने बोली हुई थी। गैलीलियो ने जो है एक प्रकार से दूरबीन से अवलोकन किया, और न्यूटन ने जो है गैलीलियो से आकलन किया था, और बृहस्पति के 4 उपग्रह बताए हुए थे, ठीक है? और न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ था। तो अगर इन सारे चारों लोगों के आप नाम जान रहे हो एक तरीके से, तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है ना। एक टीचर पढ़ा देगा, वो टीचर पढ़ा देगा, कहाँ तक पढ़ते रहोगे यार टीचरों से? 1000 टीचर हैं, वो आपसे पैसे ही लेंगे। मैं भी लूँगा, आज नहीं तो कल, लॉजिकली है। अभी तो मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों की व्यवस्था का सही क्रम है उनके घनत्व के अवरोही क्रम में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है? अब यहाँ पर जो है ग्रहों की व्यवस्था में सही क्रम में उसके घनत्व के अवरोही क्रम में लिखना है आपको। घनत्व के अवरोही क्रम में जो है कि पहले आता है पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, अभी वही घनत्व के बारे में बताया हुआ था। पृथ्वी का 5.51 है, पृथ्वी का जो है 5.51 लगभग घनत्व है। शुक्र का जो है वो 5.24 है। बृहस्पति का 1.33 घनत्व है, और शनि का सबसे कम है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है, और जो है यहाँ पर कहा जाए तो जो शनि का है वो सबसे कम घनत्व है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर आता है 55 नंबर, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? स्थलीय ग्रह जिसे कहा जाता है, आप देखो यहाँ पर कैसे काटना है। बृहस्पति जोविन ग्रह, बृहस्पति जोविन ग्रह, शनि जोविन ग्रह। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे सारे के सारे स्थलीय ग्रह, यहाँ पर शनि जोविन ग्रह, तो सही आंसर सी नंबर। मैं जब से स्थलीय और जोविन ग्रह के बारे में इतने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिया कि आपको इसका आंसर याद हो जाना चाहिए। अब देखो हमारा जो है काम है, ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। प्रॉब्लम क्या है वीडियो बनाने में? पहली बात है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो में थोड़ी सी लेट हो गई होगी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अल्टरनेट डे पर लगभग आपको 20 वीडियो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? अल्टरनेट डे पर। अल्टरनेट डे का मेरा प्लान है, सिंपल है, क्योंकि मैं एक दिन में पीपीटी बनाऊंगा और दूसरे दिन क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? तो मुझे टाइम लगेगा, अकेला होने की वजह से ये सारे काम बढ़ते चलते हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी क्लासेस मिलती चलेंगी अल्टरनेट डे पर। लेक्चर वाइज 20 लेक्चर मिलेंगे आपको। इस क्लास के 20 लेक्चर हैं, बाकी क्लासेस भी आपको ऐसे ही मिलेंगी। कुछ कुछ लेक्चर बड़े होंगे, क्योंकि उनमें बेसिकली क्या होता है कि किसी में 70 क्वेश्चन है, किसी में 80 क्वेश्चन है, किसी में 90 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जो है लेक्चर की साइज बढ़ जाती है। अब आपको क्या है कि हमारे जो ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है,
और सबसे पहले आपको प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। लेकिन आने वाले समय में जो भी हमारे वन शॉट लेक्चर आएँगे, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा, तो हम लगातार आपको वीडियो देंगे और बहुत अच्छे लेक्चर जो हैं, वो तैयार करके आपको उपलब्ध कराएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।